बात करेंगे चुनावी तूफान प्रचार पर। शिवराज और सिंधिया एक साथ भी नजर आएंगे और सीएम आज 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। ब्यावरा, मुंगावली, अशोकनगर में चुनावी सम्मेलनों में शामिल होंगे, मंडल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो वहीं ग्वालियर दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आज रहेंगे। डबरा, बिलौआ, ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। बूथ समिति के सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे और इस तरीके से चुनावी समर है उसमें लगातार प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने अपने तय किए गए क्षेत्रों में आज चुनावी दौरा करेंगे। तो 4 दिन के लिए सक्रिय हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम लगातार पिछले कुछ दिनों से सभाएं कर रहे हैं। राजगढ़, अशोकनगर का दौरा करेंगे और साथ ही इसी दौरान देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी 3 विधानसभा क्षेत्रों में आज सम्मेलन के साथ, बूथ सम्मेलन के साथ बैठक भी करेंगे। तो मंडल सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। ग्वालियर दौरे पर सिंधिया हैं और ग्वालियर की प्रमुख सीटों पर आज चुनावी प्रचार होगा और साथ ही जैसा कि आपने देखा है कि वो जहां भी जा रहे हैं जनता के अंदर जोश भर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। एक युवा चेहरे के नाम पर भी वोट लेने की अपील की जा रही है। जैसा कि जितने भी उम्मीदवार तय किए गए हैं, क्या कारण पिछले रहे हैं, किन कारणों से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि बखान किया जा रहा है। जनता के हित में काम करने के लिए उन्होंने पार्टी बदली या फिर जनता के पक्ष में काम करने के लिए वो बार बार बोल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था और ये भी एक कारण है कि पार्टी उनको बदलनी पड़ी। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, क्योंकि जनता के बीच में ढेर सारे सवाल हैं। पिछले चुनाव में यदि कांग्रेस को वोट दिया गया है तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक भारी भरकम पैकअप के साथ क्यों बीजेपी में गए हैं? ऐसे सवाल जो जहन में है जनता के, उसके उत्तर देने की कोशिश भी की जा रही है कि वो सब कुछ जनता के लिए ही किए हैं। जात पात से ऊपर भी खुद को बताया और उन्होंने कहा कि अब जात पात कुछ नहीं सोचते हैं, सिर्फ जनता के विषय पर बात करनी है। मिशन 28 पर कमलनाथ, पूर्व सीएम कमलनाथ करेंगे बैठक, जहां उपचुनाव को लेकर करेंगे मंथन। चुनावी तैयारियों पर लेंगे फीडबैक, चुनाव प्रभारियों से भी चर्चा करेंगे। 28 में से 28 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। तो कांग्रेस लगातार ही बोलती आ रही है, कमलनाथ बार बार ही बोलते आ रहे हैं कि 28 में से 28 जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। चुनाव प्रभारियों से आज चर्चा हो जाएगी, इसके लिए चुनाव प्रभारियों को नियुक्त किया गया है और साथ ही 28 में से 28 सीटें जीतने के लिए किस तरीके से पूरी तैयारियां हैं, आए दिन इसको लेकर मंथन होता है। चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, चुनावी तैयारियों को लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा। तो पूर्व सीएम कमलनाथ आज बैठक करेंगे। मिशन 28 को लेकर चर्चा होगी, उपचुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, चुनावी तैयारियों का फीडबैक भी लिया जाएगा। 28 में से 28 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है कांग्रेस ने, जिसे पाने के लिए हर कदम पर किस तरीके से काम करना है, जनता के बीच में क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर पहुंचना है, जो मुद्दे थे और किन किन मुद्दों के दम पर कांग्रेस आई थी, इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस एक बार फिर से खासतौर पर किसानों का मुद्दा और गरीबों का मुद्दा उठा रही है। इनमें से किसानों के मुद्दे सबसे ज्यादा हैं और चुनाव प्रभारियों से भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं जो कि प्रत्येक क्षेत्र में कांग्रेस के काम किए गए बखान करेंगे। और सहयोगी रंजना जुड़ गई हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। रंजना, प्रमुख ताबड़तोड़ दौरे शुरू हो चुके हैं उपचुनाव वाली सीटों पर। आज मुख्यमंत्री भी प्रमुख 3 विधानसभा सीटों पर दौरा करने वाले हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी करने वाले हैं। तो किस तरीके की सियासी बयार इस वक्त देखने को मिल रही है? जी रेनू, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे हैं तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी दौरे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन 3 सीटों पर पहुंचने वाले हैं और प्रत्याशियों के पक्ष में वहां पर जन समर्थन भी मांगे। मुंगावली, राजगढ़ और अशोकनगर विधानसभा सीट पर पहुंचेंगे। और अगर मेन इलेक्शन की बात करी जाए रेनू, तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों की बात करी जाए तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में थी और 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोशिश यही रहेगी कि तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए, ताकि उपचुनाव को लेकर, जीत को लेकर जो भाजपा की रणनीति है उस रणनीति पर जो वो सही साबित हो जाए, यानी वो रणनीति कारगर साबित हो, क्योंकि मेन इलेक्शन
इलेक्शन की बात करी जाए तो वहां पर जरूर कुछ सीटों पर वोट बैंक जरूर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा था, लेकिन जो मत है वो लोगों का भाजपा को नहीं मिला था। ऐसे में इस बार भाजपा की कोशिश यही रहेगी और यही वजह है कि वहां पर तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है, इसके साथ ही जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी ये देख पा रहे हैं कि लगातार बीजेपी सक्रिय है। लेकिन बात करेंगे कांग्रेस की भी, रंजना यहाँ पर बहुत अहम है क्योंकि कमलनाथ के ऊपर पूरा दारोमदार है चुनाव का और कमलनाथ ही एक बड़ा चेहरा है, तो वो भी लगातार चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आज क्या प्रमुख बैठकें हैं? आज बिल्कुल भाजपा की जहां रैलियां हो रही हैं, वहीं पूर्व सीएम पीसीसी चीफ कमलनाथ की भी लगातार रैलियां हो रही हैं और उनका फोकस हर उस विधानसभा क्षेत्र 28 विधानसभा सीटों पर है, क्योंकि कांग्रेस के सामने अभी बड़ी चुनौती यही है कि उसे 28 में से 28 सीटें ही जीतना है। और ऐसे में कांग्रेस में आज चुनाव प्रभारी समितियों की बैठक भी है। मुख्यमंत्री हर विधानसभा सीट पर फीडबैक लेंगे कि आखिर वहां पर क्या स्थितियां हैं और कैसे उन स्थितियों को बेहतर बनाना है, आखिर कहां जो कमियां हैं उन कमियों को कैसे दुरुस्त किया जाना है। दूसरी बात यह भी है कि जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी चर्चा की जा रही है कि आखिर वहां पर किस तरह की परिस्थितियां और उनको कैसे मजबूत किया जा सके, क्योंकि इलेक्शन के समय सबसे ज्यादा जो बातें होती हैं वो निचले स्तर से ऊपर तक पहुंचती, तो निचले स्तर की जो कार्यकर्ता है, निचले स्तर पर जो कमियां हैं उनको मजबूत करने की एक तरह से यहाँ पर कवायद जरूर आज की जा रही है। तो ऐसे में पीसीसी कमलनाथ का भी यही फोकस है कि तमाम कमियां, तमाम कमजोरियों पर फोकस रहे ताकि उनको बिल्कुल ये बहुत अहम है कि जो लूपहोल है उस पर ध्यान दिया जाए तो वक्त रहते इस पर सुधार किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। और खबर भोपाल से, जहां पर कोरोना काल के उपचुनाव में प्रत्याशियों का खर्चा बढ़ा। प्रत्याशियों के खर्च में जुड़ेगा राजनीतिक रैली और सभा का खर्चा, जहां सभा में मास्क, सैनिटाइजर का भी खर्चा जुड़ेगा। उम्मीदवार के खाते में N95 मास्क 150 और सैनिटाइजर के 40 रुपए तय किए गए हैं। चाय पिलाने पर उम्मीदवार के खाते में 5 रुपए, पोहा, कचौड़ी, समोसा खिलाने पर 7 रुपए प्रति नग जोड़े जाएंगे और 1 किलो गुलाब फूल खर्च होने पर 50 रुपए, गेंदे के फूल खर्च होने पर 30 रुपए जोड़े जाएंगे। झंडे, बैनर, पोस्टर सभी के दाम तय कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया है। आपको बता दें कि जो खर्चा है वो और ज्यादा प्रत्याशियों का बढ़ गया है। तमाम जो पैरामीटर्स आपको हमने बताए हैं कि किस तरीके से, चूंकि कोरोना है इस वजह से भी N95 मास्क 150 और साथ ही सैनिटाइजर के 40 रुपए तय हैं। चाय पिलाने के उम्मीदवार के खाते में 5 रुपए जोड़े जाएंगे। पोहा, कचौड़ी, समोसा खिलाने पर 7 रुपए प्रति नग जोड़े जाएंगे। 1 किलो गुलाब फूल खर्च होने पर 50 और गेंदे के फूल खर्च होने पर 30 रुपए जुड़ेंगे। झंडे, बैनर, पोस्टर सभी के दाम चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च की सीमा में तय कर दिए हैं और इस तरीके से जो खर्चा होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कांग्रेस का किसान सम्मेलन आज। कृषि बिल के विरोध में किसान सम्मेलन करेंगे। प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान इस सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें राजीव भवन से ऑनलाइन मुख्यमंत्री जुड़ेंगे। जिला और ब्लॉक स्तर पर भी सम्मेलन हो रहा है। कोरोना के चलते वर्चुअल आयोजन हो रहे हैं और इसी कड़ी में देखा जा रहा है कि जो सम्मेलन होगा वो भी वर्चुअली तौर पर ही होगा। राजीव भवन से ऑनलाइन जुड़ेंगे मुख्यमंत्री, प्रभारी पीएल पुनिया और जिला और ब्लॉक स्तर पर भी ये सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। नए कृषि कानून का विरोध लगातार कांग्रेस करती आ रही है और इसके चलते आज कृषि कानून के विरोध में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए हैं। देवव्रत, चूंकि वर्चुअली तौर पर सभी जुड़ेंगे इसके माध्यम से, पूरे प्रदेश में आज जो सम्मेलन आयोजित किया गया है कृषि विधेयक के विरोध में, किस तरीके से इसको कारगर बनाने की कोशिश सरकार की या कांग्रेस की है? ये कोरोना काल में एक बड़ा ये वर्चुअल सम्मेलन एक कांग्रेस का है, जिसमें किसानों को शामिल किया जा रहा है। जिस तरह से लगातार ये देखा जा रहा था कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे को लेकर और खासकर कृषि जो विधेयक है उसको लेकर के लगातार मुखर हो रही है, विरोध के स्वर हैं और चरणबद्ध आंदोलन की बात पहले ही कांग्रेस ने कह दी थी कि लगातार इसका विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। और साथ ही साथ ये भी बात सामने आई है पिछले दिनों जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें कि आने वाले
आने दिनों में एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा और छत्तीसगढ़ में अलग से कृषि कानून विधेयक लाया जाएगा। उसकी क्या रूपरेखा हो सकती है और इसके अलावा जो केंद्र के कृषि बिल है उसमें किसानों को कितना नुकसान होगा, ये तमाम जो जानकारियां हैं ये किसानों को इस सम्मेलन के जरिए देंगे। 36 कांग्रेस जिला और 307 ब्लॉक में कांग्रेस का ये वर्चुअल सम्मेलन होगा, जिसमें किसानों के अलावा जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, पूर्व सांसद हैं, वो शामिल होंगे और विधायक भी मौजूद रहेंगे, पूर्व विधायक मौजूद रहेंगे। और एक तरह से जो केंद्र के कृषि बिल का विरोध करने की जो रणनीति कांग्रेस ने बनाई है, तो किसानों तक पहुंचाने की यह कोशिश है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां संबोधित करेंगे, पीएल पुनिया प्रदेश प्रभारी किसानों को संबोधित करेंगे और इसके अलावा पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस वर्चुअल सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। अपने आप में काफी बड़ा सम्मेलन है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर अब तक वर्चुअल सम्मेलन फिलहाल छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। तो ये बड़ा सम्मेलन आज कांग्रेस आयोजित कर रही है। तकरीबन 11 बजे का समय रहेगा जब राजीव भवन में इसकी व्यवस्था की गई है और प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों और ब्लॉक से किसान और इसके अलावा कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं वो इस सम्मेलन से जुड़ेंगे और कृषि बिल का विरोध होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए देवव्रत। तो कृषि बिल के विरोध में आज तमाम ब्लॉक से भी, मुख्यालय से भी जुड़ेंगे लोग और इसका विरोध करेंगे। तो वही कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार कर लिया है। 4 नेताओं के नाम पर चर्चा हुई। डॉक्टर के ध्रुव का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। डॉक्टर के ध्रुव मरवाही क्षेत्र में बीएमओ के पद पर कार्यरत हैं। वहीं अजीत सिंह, श्याम प्रमोद परस्ती और गुलाब राज के नाम पर भी चर्चा हुई है। आज कल में दिल्ली में हाईकमान की हरी झंडी मिलने के बाद नाम की घोषणा होगी। चुनाव समिति की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस के मरवाही उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। यह परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट है और हम प्रचंड बहुमत से मरवाही की सीट जीतेंगे। पूरी तैयारी है, पूरे जोर शोर से लड़ेंगे। परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है और इस समय हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और अब प्रस्ताव जाएगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के अनुमोदन के बाद वहीं से जारी होगा, दिल्ली से ही नाम जारी होगा और मैं समझता हूँ कि कल नहीं तो परसों। तो वहीं जाति का मामला एक बार फिर से सामने आया है। ऋचा जोगी के जाति मामले को लेकर सीएम ने कहा कि सरकार किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। जिसके पास सर्टिफिकेट है वो चुनाव लड़ेगा और जिसके पास नहीं होगा वो नहीं लड़ेगा और आगे निर्वाचन आयोग तय करेगा। तो वहीं रेणु जोगी के मरवाही सीट छोड़ने की मांग को लेकर सीएम ने पलटवार किया। सीएम ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन पर तब शुक्ल परिवार के लिए रेणु जोगी ने सीट छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा था। सरकार किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता। यदि वो आरक्षित सीट है, अनुसूचित जाति के हैं तो अनुसूचित जाति के लोग लड़ेंगे, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है तो अनुसूचित जनजाति के लोग लड़ेंगे और जिसके पास सर्टिफिकेट हो वो लड़ेगा, जिसके पास नहीं होगा नहीं लड़ेगा। वो तो जो पीठासीन अधिकारी है, निर्वाचन आयोग है, वो तय करेगा। रेणु जी कह रही कि सम्मान में एक सीट छोड़ देना चाहिए कांग्रेस को, पूर्व मुख्यमंत्री की बहू का मामला है। उसका जवाब तो दे चुके हैं। जब राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी देहावसान हुआ था तब रेणु जोगी को ये बात कहनी थी, शुक्ल परिवार के लिए छोड़ देना था। तो वहीं इस मामले में जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने सीधे राज्य सरकार पर हमला बोला। एक और बीजेपी का कहना है कि वो स्वस्थ राजनीति पर विश्वास करती है, किसी को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि हम किसी को चुनाव लड़ने से रोक नहीं रहे हैं। मेरे पिताजी की सामाजिक हत्या करने की कोशिश करी थी, उनको तो मरवाही की जनता शायद बख्श दे, पर अजीत जोगी जी की बहू की इज्जत पर जो लोग हाथ डाल रहे हैं, हाथ डालने का दुस्साहस कर रहे हैं, उसका जवाब मरवाही की जनता बेखूबी देगी। भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ लोकतंत्र में विश्वास रखती है और अब तो चुनाव डिक्लेयर हो गया है और इससे चुनाव डिक्लेयर होने के बाद कोई, मुझे लगता है कि इस मामले में किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा करना
ये उचित नहीं है और लोकतंत्र के हित में भी नहीं है। और इसलिए हम इस बात का विश्वास करते हैं कि वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव होगा और सब लोगों को निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। हमें किसी को लड़ने और नहीं लड़ने देने जैसा कोई प्रश्न नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने कैंडिडेट कौन है। और मैंने कल भी कहा, एक जाति का सर्टिफिकेट लगभग 40 साल न्यायालय में लंबित रहा। अब लोगों ने शिकायत की है तो उसकी जांच होगी। अब वो किस प्रकार से सर्टिफिकेट पाया गया है और किस तरीके से जांच होती है, ये तो तकनीकी मामला है और राजभवन जाकर के अपनी बात लोग कह सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, सरकार की अपनी सीमा होती है, राजभवन की भी अपनी सीमा होती है। अभी मुझे जानकारी नहीं, ये लीगल मैटर है और न्यायालय द्वारा या प्रशासनिक जो जुडिशियल प्रोसेस है उसके माध्यम से जो तय होगा। मैं इसमें विवाद में नहीं पड़ना चाहता। जो ऋचा जोगी जी ने प्रशासन को अंधेरे में रखकर जाति प्रमाण पत्र बनाया है, उसकी जांच हो रही है और जो भी न्याय संगत होगा वो कार्रवाई होगी। खबर रायपुर से, जहां पर मरवाही उपचुनाव से पहले जेसीसीजे को बड़ा झटका लगा है। जेसीसीजे के 3 नेता कांग्रेस में शामिल हुए। भूपेश बघेल, पीएल पुनिया और मोहन मरकाम ने सदस्यता दिलाई है, जिनमें पंकज तिवारी, शिव नारायण तिवारी और साथ ही समीर अहमद का नाम आगे है, जिन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया है। गांव, गरीब, आदिवासियों, शोषित पीड़ितों का उद्धार कांग्रेस सरकार लगातार 2 सरकार कर रही है और अभी लगातार मरवाही में कांग्रेस ने जो विकास के कार्य किए हैं वो विगत कई सालों से नहीं हुए थे। और चूंकि वो हमारा क्षेत्र है और क्षेत्र के प्रति लगाव होने की वजह से हम लोगों ने विकास कार्य और विकास के मुद्दे पे कांग्रेस पे प्रवेश किया है। वहीं सबके बीच मरवाही उपचुनाव को लेकर जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कमान संभाल ली है। अमित जोगी ने जनसंपर्क के लिए क्षेत्र में 11 गांवों का दौरा किया। 3 नवंबर को मरवाही में मतदान होना है। पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है और अब अमित जोगी इसमें जुट गए हैं ताकि जो सीट जोगी कांग्रेस के पाले में थी और ये बनी रहे। तो वहीं मरवाही उपचुनाव को लेकर समीक्षा बैठक चल रही है। रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मरवाही का जायजा लिया। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लिया गया। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश इस दौरान दिए गए हैं। तो मरवाही उपचुनाव है और इसको लेकर समीक्षा बैठक चल रही है रायपुर में। तो राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पत्र लिखा है। गृह मंत्री को पत्र लिखा। ताम्रध्वज साहू को पत्र लिखने के दौरान केशकाल और बलरामपुर दुष्कर्म मामले की उन्होंने जानकारी मांगी है और अब तक गृह विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की भी जानकारी राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मांगी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गिरफ्तार गैंगरेप के सभी 7 आरोपी पकड़े गए हैं। 5 आरोपी पहले से ही गिरफ्तार हो चुके थे। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी और हुई है, तो 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गैंगरेप के सभी आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कोंडागांव का पूरा मामला है, जहां पर गैंगरेप किया गया था और उसके बाद युवती ने आत्महत्या कर ली थी। तो गैंगरेप के सभी 7 आरोपी पकड़ाए गए हैं। पहले 5 लोगों को पकड़ा गया था, 2 फरार थे और अब 2 लोगों को भी पकड़ा जा चुका है। एसपी ने इस बात की पुष्टि की है। गैंगरेप के सभी 7 आरोपी पकड़े गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में ढेर सारे पेच फंसे हुए हैं, जिनकी जांच लगातार की जा रही है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी और हो चुकी है और ऐसी आशंका है कि इसमें और अन्य 3 लोग भी शामिल हो सकते हैं। चूंकि पुलिस की जो कार्यवाही थी उसके ऊपर भी थोड़े से सवाल खड़े हुए, तो उसके बाद इन 2 लोगों को भी पकड़ा गया है। 5 को पहले ही पकड़ा जा चुका था। लगातार मामले में कार्रवाई चल रही है। कोंडागांव से बड़ी खबर, जहां गैंगरेप के सभी आरोपियों को पकड़ा जा चुका है।
और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, 7 आरोपी कुल मिलाकर गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 अन्य को पकड़ा जा चुका है, लेकिन जैसा कि कल हमारी बातचीत हुई थी कि अन्य 3 लोग भी इसमें शामिल हैं। वहां पर मौजूद जो बच्ची थी उसका कहना था, जो एक अन्य लड़की थी। तो अभी फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई और होना है या अभी संतुष्ट हैं सभी? नहीं, देखिए रणजीत, मैं बता दूं कि अभी जिस तरीके से न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी उसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई थी। हाँ। और लगातार वो आरोपियों को धरपकड़ कर रही थी। 5 आरोपी पहले पकड़े गए थे। 2 आरोपी थे जिसमें से एक बेमेतरा में था, उसको वहां से पुलिस ने पकड़ा, और एक आरोपी को दूसरे और जिले से पकड़े हैं। और अभी पुलिस इस मामले में जो सरपंच के पति की जो भूमिका है उसको भी तलाश रही है। सरपंच पति को भी पकड़ने का प्रयास कर रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में सरपंच पति ने पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया था और पीड़ित परिवार को थाने में एफआईआर करने से मना किया, रोका था। दूसरी बात यह है कि जो 3 आरोपी हैं उस मामले की भी जांच कर रही है पुलिस, और शायद 1-2 दिन में उन तीनों आरोपियों को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो 3 अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा पुलिस कर रही है और सरपंच पति के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही गई है। खबर भोपाल से, वोट क्लब पर स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज स्मार्ट सिटी ने किया आयोजन। जुम्बा, पेंटिंग, साइकिलिंग, बैडमिंटन का आयोजन किया गया है। अधिकारियों ने खेला क्रिकेट, बैडमिंटन। आयोजन में बिना मास्क के लोग नजर आए। तो देखिए, स्मार्ट सिटी ने आयोजन किया है जिसमें जुम्बा, साइकिलिंग, बैडमिंटन, कई तरह के खेल खेले। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा इसका मेन उद्देश्य हमारा स्ट्रीट्स फॉर पीपल जो चैलेंज है उसको लेके हम लोग भोपाल में ऐसी गतिविधियों को प्रमोट कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के माध्यम से। और हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण जो है उसके लिए जो सिटीजन एंगेजमेंट है और जो सिटीजन फीडबैक को हम लोगों को जो नागरिकों में जागरूकता लानी है वो हमारा मेन उद्देश्य है। लोग मैंने आके एक स्ट्रीट पर मतलब अपना खुले मन से कोई भी एक्टिविटी जो करना चाहता है एक्टिविटी करे, मतलब खेलने के बारे में हो या नहीं तो कुछ मतलब लाइट स्ट्रीट फूड है या कोई पेंटिंग कंपटीशन है, साइकिलिंग है, मतलब क्रिकेट है, मैंने लोग एक आनंद लेते हुए और साथ साथ में जो स्वच्छता के बारे में जो अवेयरनेस है और मतलब जानकारी है वो देने के लिए भी मतलब ये एक्टिविटी यूज कर रहे हैं। जिसने भी प्रोग्राम किया, नगर निगम ने किया, किसी ने किया, वो क्या ठीक है, गवर्नमेंट